सुषमा जी फिर से एक बार हम लोग साथ हैं और इस बार माया जी से जो हम लोग बातचीत करेंगे, माया जी गांधी 150 गाँव की कहानियों जो मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें आपसे पूछूँ। आप जिस गांव से निकलकर अब तक का सफर तय कर चुके हैं, अपनी समस्याओं, अपनी परेशानियों, अपने संघर्षों के विषय में आपने बताया, अब जो पुनः उस गांव में लौटती हैं तो थोड़ा सा उस गांव के भौगोलिक विन्यास की चर्चा करते हुए, बाकी बातों की चर्चा करते हुए, सामाजिक संरचना की चर्चा करते हुए गांव में आए बदलाव पे थोड़ा पूछते हैं अपने गांव। हाँ, देखिए मैं अपने गांव लेकर चलती हूँ आपको। मेरा गांव का नाम है मेहरा गांव। ये नरसिंहपुर ज़िले में आता है और हमारे ज़िले का सबसे आखिरी गांव है। अब आखिरी गांव होना मतलब सुविधाओं का अभाव होना। तो जहाँ पे हम पले बड़े, तो हम जब थे तो करीब बचपन में 8वीं कक्षा तक यही तो स्कूल था। तो 8वीं के बाद हम दूसरे गांव, फिर उसके बाद दूसरे गांव, जो अपन ने पहले बात की। लेकिन जब अमेरिका से हमारा आना जाना हुआ, क्योंकि हर साल हम आते थे और देखते थे कि यहाँ सड़क भी नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब आती है तो बहुत कम समय के लिए आती है। तो सोचा कि अपने स्तर से मूलभूत चीज़ों पे कैसे काम किया जाए। तो हमने, जैसे आप जानते ही हैं कि पैड का काम शुरू किया। तो पैड का काम शुरू किया तो हमने फैक्ट्री तो नरसिंहपुर में लगाई, लेकिन जो पैड की जो सप्लाई है कि हमने अपने गांव को गोद लिया। और गोद लेने से मतलब ये है कि वहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं और जितनी भी लड़कियां हैं, उनको हम सिर्फ 5 रुपये में पैकेट देते हैं। और वो हो गए करीब 4 साल से हम ये काम 5 रुपये में ही करते हैं। तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि मतलब उनको महंगा नहीं लगता है और पहली बार उपयोग कर रही हैं तो वो उनके लिए खरीद के जो है अपने पैड इस्तेमाल करती हैं। तो एक तरह से ये वहाँ पे महामारी के प्रति उसमें अवेयरनेस आया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ हेल्थ का मतलब एक स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अभाव है। तो हमें लगा कि हम अपने यहाँ पे एक क्लिनिक हमको बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है अपने ही गाँव। तो हमने, हाँ, हमारे ही गांव में और हमारे ही घर में, जो हमारा पूर्वजों का घर है। तो वहाँ पर फिर हमने आज से 3 साल पहले एक टेलीमेडिसिन क्लिनिक का शुरुआत किया, जैसे आप दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक सुनते होंगे। यही मशीनें जो हैं, इसी कंपनी की जो चीज़ें हैं, वो सब आज हमारे गांव में लगी हैं और हज़ारों लोगों का अभी तक इलाज हो चुका है जब से क्लिनिक खुला है। सबसे बड़ी बात, जो कोरोना महामारी और इतनी बड़ी त्रसादी आई थी, तो सारे हमारे जितने भी गांव के लोग थे, सबका, कोविड वाले लोगों का इलाज हमारे गांव में हुआ। टीकाकरण करवाया? नहीं, टीकाकरण नहीं, मतलब आप ये सोचिए कि पूरा क्लिनिक है वो। और आप उसमें मरीज आता है तो डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर दवाई देता है, चेकअप करता है, टेस्ट करता है, फिर उसके बाद में उसको जो दवाई मिलती है उसमें नर्स जो रहती है, यदि डॉक्टर ने बोला है तो बॉटल लगाएंगी, इंजेक्शन लगाएंगी या डीएनएस लगाएंगी। ये सारी सुविधाएं हमारे उस क्लिनिक में हैं, सिर्फ टीकाकरण नहीं है। तो जब अभी कोविड हुआ था और गांव में पूरे में जो फैला हुआ था, तो लोगों को डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, अस्पताल नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे। लेकिन हमने अपने अस्पताल को मतलब और बड़ा किया और जितने हमारे आसपास के लोग थे, गांव वाले थे, सबका इलाज हमने उसी में किया और उसमें से सभी स्वस्थ हो गए। मतलब ऐसा कोई कैजुअलिटी स्वाभाविक रूप से गाँव की बेटी जब पढ़ने लिखने के सिलसिले में घर से बाहर गई होगी तो तमाम तरह के ताने भी सुनने को मिले होंगे, लेकिन उस दौरान बहुत सारे लोगों ने प्रोत्साहित भी किया होगा। गांव की बेटी एक बार फिर से गांव में वापस आती है और गांव के लोगों के लिए कुछ करती है। गांव इसको कितना अप्रिशिएट करता है? गांव काफ़ी करता है, क्योंकि पहले शायद उनको इतना, जब हमने, जैसे मैंने बताया आपको, अस्पताल जब हम खोल रहे थे तो उनके लिए बड़ा अजूबा था। ऐसा थोड़ी होता है कि कंप्यूटर में कोई हमको देख लेगा और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब खुला, लोग आए, उससे लाभान्वित हुए, तो तब जाके उन्हें लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात। और ज़्यादा अप्रिशिएट उन्होंने तब किया जब अभी कोविड में, कि मतलब हर गांव के जो दूर दूर के जो गांव हैं, वहाँ के लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे गांव के लोगों को इलाज मिला। तो उससे अभी वो कम से कम इतने शुक्रगुजार हैं कि इसकी वजह से हमारे गांव में लोगों की जान बची और हम जो है बिल्कुल, मतलब हमको हमारे गांव में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इस कारण से अब वो अप्रिशिएट करते हैं। और जो भी काम होते हैं, मतलब आप मान लीजिए कि चाहे कलेक्टर का काम हो, चाहे एसपी का काम हो, चाहे पंचायत का काम हो, लोग सलाह लेने, मशवरा लेने आते हैं कि दीदी हमारा ये काम करो। गांव की बेटी पे गांव भरोसा करने लगा है।
हर तरह से भरोसा करता है। गांव की बेटी बाहर गई, गांव में आई, फिर से उनके लिए कुछ किया। जब गई थी उस समय भी इच्छा थी कि कुछ ना कुछ गांव को देना है, अब वो दे भी रही है। आगे का राह क्या है? आगे देखिए, इतना लंबा तो हम नहीं सोचते हैं, लेकिन थोड़ा सोचते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारे गांव में शिक्षा का अभाव था, है और शायद रहेगा। हम जैसे मतलब बच्चे जो हैं वो बहुत विरले होते हैं, जो खुद से राह चुन के या फिर घर के द्वारा जो है लोग उनको मतलब प्रोत्साहित करते हैं और वो आगे बढ़ भी जाते हैं। लेकिन 99.99 जो बच्चे हैं वो आज भी गांव में पढ़ नहीं पाते हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और ख़ास तौर से लड़कियां। तो हमने उस गांव के सरकारी स्कूल को एडॉप्ट किया जी। और आपने सुना होगा कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से यहाँ के स्कूलों को मतलब एक बेहतर बनाया, सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमने उससे भी कई गुना हटके जो है जो प्लान बनाया है कि उस स्कूल में पहली से 12वीं कक्षा तक स्कूल होगा और उसमें वो सारी सुविधाएं होंगी जो एक शहर के बच्चों को। अपने गांव के विषय में थोड़ा लोगों को बताइए कि आपके गांव की भौगोलिक संरचना क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, किस किस जाति के लोग हैं, कितनी बड़ी आबादी और पंचायत कौन सा है, पंचायत में कौन कौन से गाँव? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारा गाँव एक अच्छी बात ये है कि पूर्ण तरह से पंचायत है, क्योंकि अधिकतम छोटे गांव में पंचायत का बंटवारा हो जाता है तो वहाँ का डेवलपमेंट नहीं होता। हमारे गांव में लगभग 2-2.5 हज़ार से और 3 हज़ार के बीच में लोग हैं। जनसंख्या छोटी भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है। पंचायत अपनी खुद की है। और जाति की हम बात करें तो हर तरह की जाति हैं, ब्राह्मण है, राजपूत हैं, ज़्यादातर राजपूत हैं, किसान जी राजपूत वाला गाँव है। उसके अलावा वहाँ पर कहार रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, गोंड रहते हैं, ठाकुर रहते हैं, इस तरह के वो हैं। लेकिन हाँ, दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, जिनको हम कहें कि मुस्लिम या क्रिश्चियन या सिख, ये लोग अल्पसंख्यक तो ये भी हैं, लेकिन धर्म की बात करें तो उसमें नहीं है। तो हम लोगों ने इसलिए एक तरह से हिंदू धर्म को काफ़ी मतलब वहाँ देखा है और सभी चीज़ें मतलब एक ही उसमें होती हैं। हिंदू परंपराओं को देखा है, और लेकिन हम लोग सर्वधर्म समभाव में विश्वास जी सब में विश्वास करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी त्यौहार होते हैं सब मिलके करते हैं। और हमारे गांव में आज भी मढ़ई भरती है और ढाला निकलते हैं और राई होती है, और इस तरह से और भी कल्चरल जो चीज़ें हैं वो आज भी वहाँ पर मढ़ई भरती, राई अलग है। इस तरह से आपके बिहार में या यूपी में जो है एक क्षेत्रीय और मतलब बहुत ही छोटी गायन की कला होती है, उस प्रकार से हमारे यहाँ राई जो है, राही बोलते हैं बट राई वो जो है एक ऐसी गायन की कला है जो सिर्फ वहाँ ही आपको मिलेगी। आप राई यूट्यूब में देख सकते हैं। और पटेरिया जी आपने सुना होगा, देशराज पटेरिया जी, तो ये काफ़ी अच्छे गायक हैं। और उसके बाद मढ़ई का मतलब ये है कि जब त्यौहार आते हैं, होली या दिवाली, उसके बाद जो लोग आते हैं तो उसमें एक तरह से वहाँ का जो कल्चर, मतलब जो अलग जाति के लोग हैं वो ढाला बनाते हैं, मतलब ये उनका पुश्तैनी वो है, और एक यात्रा निकालते हैं पूरे गांव में से, और फिर बहुत सारे लोग मिलते हैं आपस में और जो चीज़ें हैं वो खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं और आपस में मिल बांट के जो है वो खाते हैं और बनाते हैं और मिलन होता है इस प्रकार से। गांव की जो वास्तविक खासियत है कि गांव ऊपर से भले हुए बिखरा हुआ दिखाई दे, लेकिन अपनी परंपराओं, अपने पर्व त्यौहार को इकट्ठे मनाता है। और माया जी का गांव भी सब कुछ मिलजुल के कर रहा है। माया जी उसमें योगदान दे रही है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से जैसे इन्होंने अपने गांव को गोद लिया है, आज गांव गोद में है, लेकिन कल माया जी गांव के गोद में। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। इसी के साथ ये बातचीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद जो वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं जल्दी।